तरीके से सोशल फार्मेसी पढ़ रहे थे और सोशल फार्मेसी के यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हम एमसीक्यू क्वेश्चन को कंप्लीट कर रहे हैं। एक बार एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए फिर फिलअप स्टार्ट करेंगे, फिर 1 वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। टॉप 20 ऑलरेडी हो चुका है। टॉप 20 को जितना ज्यादा रिवीजन हो सके उतना ज्यादा करिए, बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। कॉपी कैसे लिखना है दुबे जी हम बता देंगे, अभी तो फिलहाल टाइम है, आपका एडमिट कार्ड आने दीजिए, फिर वो सब बता दिया जाएगा कैसे लिखना है। ठीक है, पहले एडमिट कार्ड तो आने दीजिए। चलिए, तो यहाँ पे टॉप 20 कवर हो चुका है। अच्छे तरीके से देखिएगा जरूर, जो भी स्टूडेंट अभी न्यू ज्वाइन किए हैं, आपके पास टाइम में धीरे धीरे टॉप 20 को पढ़ते चलिए। एक टारगेट बनाइए, पहले लॉन्ग क्वेश्चन मतलब बड़ा क्वेश्चन, फिर छोटा क्वेश्चन इजी क्वेश्चन, फिर टफ क्वेश्चन, फिर इजी क्वेश्चन, ऐसे ऐसे आप डेली का 2-2 एमसीक्यू पढ़िए। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है और आपका सिलेबस कब खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। आपको टॉप 20 अगर याद हो गया तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, देखिए नोट नहीं बनाना है, अब आपको नोट्स नहीं बनाना है, आपको बस क्वेश्चन को याद करना है और उसको लिखना है अपने कॉपी में अपने मन से। ठीक है, अगर आप लिख ले जाते हैं तो आपको समझे क्वेश्चन याद हो गया, नहीं लिख पाते हैं तो आप उसको फिर से पढ़िएगा। ठीक है, अब नोट्स बनाने का टाइम नहीं है। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं। सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आराम से आंसर बताइएगा। और एक चीज और बता दे रहे हैं आपसे कि कोई किसी का चीटिंग नहीं करेगा। ठीक है, अपने मन से जो आपका दिल कह रहा है। ठीक है, अगर आपका मन कह रहा है कि बी सही है तो आप बी ही बताइएगा। ये होता है ना कि मतलब आप आंसर देख रहे हैं, आपका मन कर रहा है सी सही है। ठीक है, लेकिन लोग मैक्सिमम बच्चे क्या लगा रहे हैं, बी को टिक लगा रहे हैं, तो आपका मन जाएगा सी वाले पे, सॉरी आपका मन जाएगा बी वाले पे, आप बी वाले पे फोकस करने लगेंगे। तो ऐसे में क्या होगा ना, एग्जाम के टाइम में वहां मूल्यांकन नहीं कर पाएंगे, खुद का गलत हो जाएगा। तो पहले आप अपने क्वेश्चन जो आपका दिल कह रहा है, क्योंकि आप जो पढ़े होंगे वही आपको आएगा, उसी हिसाब से टिक करिए, किसी का देख के मत करिएगा वरना एग्जाम में दिक्कत होगा। ठीक है, और एमसीक्यू वगैरह कोई याद नहीं करता है, आप नहीं याद कर पाएंगे। तो जो भी सही होगा टाइम लीजिएगा। हो सकता है कोई स्टूडेंट यहाँ पे 50 सेकंड में ही बता दे, कोई आपका 2 मिनट लगाए। ठीक है, वही क्वेश्चन बताने में 2 मिनट लग सकता है, किसी का 50 सेकंड, किसी का 25 सेकंड, किसी को तुरंत देख के ही आ जा रहा है। तो आपको उनको नहीं देखना है, आपको अपने स्ट्रेंथ को देखना है, जो आपको सही लग रहा है वही बताना है और कितना सही गया ये बताना है। इससे आपका स्किल जनरेट होगा और आप लंबे समय तक भूलेंगे नहीं। ठीक है, और सारे बेसिक क्वेश्चन सोशल फार्मेसी में वैसे भी रहते हैं, सब एकदम अच्छे से आने ही चाहिए। ठीक, एग्जाम डेट आगे बढ़ेगा या नहीं तो देखते हैं, हो सकता है शायद आगे बढ़े, एकदम कंफर्म तो नहीं कह सकते हैं लेकिन शायद आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एग्जाम डेट फॉर्म एक दिन का बढ़ा है। फिर देखिए एडमिट कार्ड कब आता है, बीटी यूपी कुछ ना कुछ करेगा, अब देखिए क्या करता है, 1-2 दिन का वेट कर लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए, 8 सेंटर का पेपर सेम रहता है जी हाँ, सभी सेंटर का पेपर सेम रहता है। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको देखते हैं। चलिए, अनु पंडित जी कह रहे हैं सर कोई गेमिंग करके लड़का है, बोला है सर से कि मैंने आपको गाली दिया है, मैं आपको गाली क्यों दूंगा और उसके पास प्रूफ है, तो मेरा नंबर है सभी भेजो मुझे और नहीं। हाँ, मेरे पास ऐसा आया है कि कोई स्टूडेंट्स यहाँ पे है और वो हमें गाली दे रहा है, लेकिन हम उसे अभी फिलहाल इग्नोर किए हुए हैं क्योंकि अभी मेरा फोकस टॉप 20 टॉप 100 पे है। ठीक है, गाली हमें देंगे तो उनसे क्या मिलेगा, मेन चीज है तो रिजल्ट। रिजल्ट आप अगर मेहनत से पढ़ेंगे उनको मिलेगा, हम तो अपना इनपुट दे ही रहे हैं। आप अगर आउटपुट पे हमें उल्टा गाली देंगे तो फिर वो चीजें हैं, वो आपको रिजल्ट का खुद पता है। तो आप आउटपुट कितना ले पा रहे हैं ये बहुत ज्यादा मैटर करता है, और अच्छे से करिए। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पे कंसंट्रेट लगा के पढ़िए, टाइम बहुत लिमिटेड आपके पास है, बहुत कम टाइम है, देखने में लगता है, ऊपर से ये जो गर्मी का टेम्परेचर है, इस समय की जो गर्मी है दिन की, कितना ज्यादा पड़ रहा है। अगर पेपर कंटिन्यूअस आपका पढ़ रहा है, पेपर फाइनल डेट अगर आगे देखिए यही होता है कि आगे बढ़ता है लगातार पेपर का, मतलब समझ रहे हैं, दोपहर में पेपर, डिहाइड्रेशन, अगर आपकी हेल्थ नहीं सही है, दूर सेंटर गया है, हालत खराब होने वाला है, तो आते हुए इंसान भूल जाता है उसी गर्मी के उसी फ्रस्ट्रेशन में। तो ये आप हल्के मत लीजिए, बीटी यूपी का एग्जाम। ठीक है, भले आपको सारी चीजें याद हैं लेकिन वो आपका सिचुएशन, आपकी बॉडी, आपकी हैबिट्स कहीं ना कहीं ऐसा ना हो दिक्कत कर दे, तो आप हर तरह से प्रिपेयर रहिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए, तो क्वेश्चन आपका क्या है कि विच डिजीज इज काज्ड बाय कंटामिनेटेड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है,
कौन सा डिजीज, कौन सा रोग बताइए गंदे पानी पीने से होता है? गंदे पानी पीने से किस डिजीज का कारण बनता है, मतलब कौन सा डिजीज होता है, कौन सा रोग होता है? मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू, अस्थमा? बहुत अच्छा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर यहाँ पे बी वाला है, टाइफाइड। टाइफाइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, टाइफाइड यहाँ करेक्ट आंसर होगा, थायराइड मत लिख दीजिएगा, टाइफाइड। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, WHO रिकमेंडेड सेफ ड्रिंकिंग वाटर शुड बी। WHO रिकमेंडेड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, बताइए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंडेड कर रहा है सेफ ड्रिंकिंग वाटर, एक सुरक्षित पानी, शुड बी कैसा होना चाहिए? अगर WHO कह रहा है कि सुरक्षित पानी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, तो कैसा होना चाहिए? कलर्ड होना चाहिए, रंग मतलब रंगफुल होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, या वार्म होना चाहिए, या साल्टी नमक नमकीना टाइप का होना चाहिए, या ऑर्डरलेस एंड फ्री फ्रॉम पैथोजेंस? ठीक है, ऑर्डरलेस होना चाहिए, मतलब उसमें किसी तरह का महक ना आए, और फ्री फ्रॉम पैथोजेंस का मतलब कि वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई से एकदम फ्री रहे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी वाला है। WHO कहता है कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर वो होते हैं जो कि पानी में उसमें कोई महक ना आए, कोई गंदगी महक फील ना हो सके, और वो फ्री फ्रॉम पैथोजेंस हो। ठीक है, फ्री फ्रॉम पैथोजेंस हो, ध्यान रखिएगा, उसमें किसी बैक्टीरिया, वायरस का कोई वो ना हो। ठीक है, तो डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा क्या है? एयर पॉल्यूशन मेनली इफेक्ट विच सिस्टम? एयर पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण, बताइए किस सिस्टम को प्रभावित करता है? वायु प्रदूषण मुख्य रूप से किस सिस्टम को प्रभावित करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम? वायु प्रदूषण मुख्य रूप से किस सिस्टम को प्रभावित करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम? बहुत अच्छा, वेरी गुड, बी राइट आंसर है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, हमारे श्वसन मार्ग को कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण प्रभावित करता है। तो तीसरे का करेक्ट आंसर सी वाला है, सॉरी, तीसरे का करेक्ट आंसर बी वाला है। उम्मीद करते हैं आपको ये आ रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है कि मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन इन अर्बन एरिया, बताइए वायु प्रदूषण का जो मुख्य स्रोत है शहरी शहरी एरिया में, शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? शहरी क्षेत्र में वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? व्हीकल्स, फॉरेस्ट, जंगल, रिवर या हॉस्पिटल्स? व्हीकल, फॉरेस्ट, रिवर या हॉस्पिटल्स? बताइए वायु प्रदूषण का शहर एरिया में, अर्बन एरिया में, शहरी क्षेत्र में मुख्य स्रोत क्या है? हॉस्पिटल्स, रिवर्स, फॉरेस्ट या व्हीकल्स? अस्पताल, नदी, जंगल या फिर गाड़ियां वगैरह? बहुत अच्छा, वेरी गुड, व्हीकल्स होते हैं। शहरों में जिस तरह की गाड़ी, ट्रैफिक लगते हैं ना, वो सबसे ज्यादा कह सकते हैं वायु प्रदूषण का सोर्सेस से स्रोत है। ठीक है, तो ए राइट आंसर है 4 वाला, ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, पांचवा क्वेश्चन क्या है, आइए उसको कवर करते हैं। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू नॉइज पॉल्यूशन काज, लंबे समय तक अगर आपको ध्वनि प्रदूषण हो रहा है तो किस चीज का कारण बन सकता है? तो लंबे समय तक प्रोलॉन्ग एक्सपोजर ऑफ नॉइज पॉल्यूशन, एक ऐसे जगह पे रह रहे हैं आप जहां प्रॉपर डीजे बज रहा है, कभी ये है तो कभी शादी है तो कभी ये है, तो ऐसे बताइए लंबे समय तक अगर आप नॉइज पॉल्यूशन के कारण कांटेक्ट में आ रहे हैं तो क्या कारण हो सकता है इसका? आंखों में इन्फेक्शन हो सकता है, हियरिंग लॉस, सुनना आपको कम, सुनाई कम देने लगेगा, स्किन में एलर्जी हो जाएगा या फीवर हो जाएगा? बहुत वेरी गुड, करेक्ट आंसर यहाँ बी वाला है, हेयरिंग लॉस। ठीक है, लंबे समय तक अगर ध्वनि प्रदूषण के कांटेक्ट में आ पाएंगे तो आपको सुनाई देना कम हो जाएगा। इसलिए डीजे वगैरह अच्छा लगता है, मानते हैं बेस सबको पसंद है, लेकिन थोड़ा उससे दूर रहने की कोशिश करिए, बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, या फिर अगर बड्स वगैरह लगा रहे हैं तो उसका एक डेसिबल होता है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा मत करिएगा, कोशिश करिए कि इतना रहे कि आपके कानों में बहुत प्रेशराइज ना हो, अगल बगल की चीजें सुनाई दे। उससे ज्यादा होगा तो आपको पता तो नहीं चलता है, लेकिन धीरे 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 जैसे आपकी एज बढ़ेगी आपको हियरिंग लॉस की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 तक आपका उम्मीद करते हैं सभी का सारा सही गया होगा और अच्छे तरीके से हुआ होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? नॉइज पॉल्यूशन इज मेजर्ड इन, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है हर्ट्ज में, एम्पियर में, वाट में, डेसिबल में? बताइए ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है हर्ट्ज में, एम्पियर में, वाट में या डेसिबल में? करेक्ट आंसर क्या है? जो आपको मन कर रहा है वही बताइएगा, किसी को कॉपी करके मत बताइएगा। ध्वनि प्रदूषण को मापा जाता है हर्ट्ज, एम्पियर, वाट, डेसिबल?
करेक्ट आंसर देखते होंगे, करेक्ट आंसर आपको पता चल गया होगा। देखिए कुछ लोग यहाँ ए बता रहे हैं हर्टज, कुछ लोग डेसिबल बता रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इसका डेसिबल होता है। ठीक है, डेसिबल होता है। ठीक है, आप इसको खाली, अगर आप आईपीएल भी देखते होंगे, आईपीएल वगैरह देखते होंगे, तो जब क्रिकेटर छक्के मारते हैं तो वहां लिख जाता है कितना मीटर, या फिर कोई एंट्री करता है तो कितना डेसिबल आवाज यहाँ पे हो रहा है, कितनी तेजी आवाजें स्टेडियम में है, वहां डेसिबल लिखा होता है। डेसिबल का मतलब ये यूनिट है, ये इकाई है ध्वनि प्रदूषण को मापने का। तो डेसिबल होता है, हर्टज नहीं, ध्यान दीजिएगा, डेसिबल। डी राइट आंसर है, ध्यान दीजिएगा। कोई बात नहीं, गलत हो गया परेशान मत होइए, इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ध्वनि की इकाई की बात करें तो डीबीए। ठीक है, डीबी, डीबी का मतलब होता है डेसिबल, और ए का मतलब होता है वेटेड स्केल। ठीक है, डेसिबल एक यूनिट है, एक इकाई है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, आवाज ध्वनि की तीव्रता मापने की एक इकाई है डेसिबल। और ए क्या होता है, यहाँ पे डीबीए लिखा जाता है ना, डीबीए। तो ये ए क्या होता है, ए होता है वेइंग फिल्टर। ये कैसा फिल्टर है, विच एडजस्ट साउंड मेजरमेंट टू मैच हाउ द ह्यूमन ईयर एक्चुअली हियर, ह्यूमन ईयर एक्चुअली हियर। हमारा कान जो एक्चुअली में आवाज सुनता है ना, उसको मापने की एक कह सकते हैं वेइंग फिल्टर होता है ए। ठीक है, जो कि बहुत सेंसिटिव होता है। क्लियर, ध्यान दीजिए, डीबी का मतलब है, डीबीए का मतलब है ए वेटेड स्केल पर मापा गया डेसिबल। ठीक है, डीबी होता है आवाज की तीव्रता, जोर मापने की एक यूनिट होती है डेसिबल, और ए होता है वेटिंग फिल्टर को बताता है। ठीक है, जो आवाज की मेजरमेंट को इस तरह से एडजस्ट करता है कि इंसान का कान असल में कैसे सुनता है। हम बहुत कम और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के प्रति कम सेंसिटिव होते हैं। ओके, तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो डीबी का जो डेसिबल होता है वो नॉइज पोल्यूशन का यूनिट होती है। अगर कहीं पर लिखा हुआ आई डीबी ए की बात करें तो ए उसकी फ्रीक्वेंसी को मापता है, हमारा कान एक्चुअल में कितनी आवाजें सुनता है वो यही ए से पता चलता है, जिसको वेइंग फिल्टर कहते हैं। ठीक, चलिए, तो डी इसका राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा, कोई बात नहीं, गलत हो गया आगे फिर सही करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 7, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल इज इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट। जो सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल है, ठीक है, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल इज इंपॉर्टेंट। अब ये सॉलिड वेस्ट क्या है, जो घरों से कुछ ऐसे गंदगी निकलते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ आप बढ़िया स्प्राइट पिए एक बोतल में, बोतल को फेंक दिए, घर में आपके पुराना टीवी था खराब हो गया, आप उसको फेंक दिए। ठीक है, आपके घर में एक रेडियो पड़ा था बहुत पुराना था, उसको फेंक दिए, दैट इज कॉल्ड सॉलिड वेस्ट। इसे ही हम सॉलिड वेस्ट कहते हैं। अगर इसका निपटान किया जाए, डिस्पोजल का मतलब निपटान, अगर सॉलिड वेस्ट का निपटान किया जाए जो कि महत्वपूर्ण है, तो ये हमें किस चीज के लिए रोकता है, ठीक है, किस चीज के लिए रोकता है, वाटर बॉर्न, वेक्टर बॉर्न डिजीज के लिए, ओबेसिटी मोटापा के लिए, बालों के झड़ने हेयर फॉल के लिए, या आई स्ट्रेन आंखों के स्ट्रेन के लिए। सॉलिड वेस्ट जो घरों से शीशे, बर्तन, सॉरी शीशे हो गए, या फिर कोई रेडियो वगैरह टेलीविजन के सामान हो गए, ठीक है, तो इसको अगर निपटान किया जाए, निपटान करना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये किस चीज को रोकता है, तो ये वेक्टर बॉर्न डिजीज को देखता है। अब ये वेक्टर बॉर्न डिजीज क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। ये वेक्टर बॉर्न डिजीज क्या होता है, इसका ए राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। होता क्या है आइए देखते हैं। देखिए, वेक्टर बॉर्न डिजीज आर ह्यूमन इलनेस। ठीक है, ये मनुष्यों में होने वाली बीमारियां ही हैं, किसके बारे में, पैरासाइट, वायरस और बैक्टीरिया ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर्स लाइक मस्कीटो, टिक्स एंड फ्लीज। ठीक है, वेक्टर बॉर्न डिजीज जो होता है मनुष्यों में होने वाली बीमारियां हैं जो परजीवों, वायरस और बैक्टीरिया के कारण होती हैं, जो मच्छरों, किलनी और ये क्या बोलते हैं, फ्लीस, जो मक्खियां होती हैं, जैसे वेक्टरों द्वारा फैलाई जाती हैं। इन बीमारियों के कारण हर साल 7 लाख से ज्यादा मौतें होती हैं, जिनमें मलेरिया, डेंगू रोग शामिल है, जो मुख्य रूप से क्या होता है, मुख्य रूप से ट्रॉपिकल रीजन, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं जहां पानी, बाढ़ वगैरह आता है, वो प्रभावित करता है। ओके, तो वेक्टर बॉर्न डिजीज मनुष्य में होने वाली बीमारियां हैं जो पैरासाइट और बैक्टीरिया की वजह से होता है। ठीक है, मच्छरों की वजह से, काटने से, मक्खियों की वजह से जो बीमारी फैलता है वही है वेक्टर बॉर्न डिजीज। ठीक है, तो यहाँ सॉलिड वेस्ट का अगर निपटान किया जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये किस चीज को रोकेगा, वेक्टर बॉर्न डिजीज को। ओके, तो ए राइट आंसर है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या है, ऑक्यूपेशनल इलनेस आर डिजीज काज ड्यू टू, ऑक्यूपेशनल इलनेस। अब ऑक्यूपेशनल इलनेस क्या होता है, एक ऐसी बीमारी जहां पे आप काम करते हैं। ठीक है, ऑक्यूपेशनल इलनेस, आप जहां पे काम करते हैं, जहां आपका व्यवसाय है, वहां पे अगर आपको बीमारी हो रही है तो बताइए, ऑक्यूपेशनल इलनेस आर डिजीज, ऑक्यूपेशनल इलनेस एक बीमारी है
कास्ट ड्यू टू किसके कारण होता है, एज उम्र की वजह से, वर्क प्लेस एक्सपोजर जहां आप काम करते हैं वहां पे, जेनेटिक या फिर डाइट, ऑक्यूपेशनल इलनेस आर डिजीज कास्ट ड्यू टू। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बी राइट आंसर। ध्यान दीजिएगा, वर्क प्लेस, आप ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहां ढेर सारा पॉल्यूशन है, ठीक है, एयर पॉल्यूशन है, वायु पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन वहां पे है, सॉइल पॉल्यूशन है, तो आप किस तरह से वहां पे मैनेज कर रहे हैं और वहां से जो बीमारियां होती है उसको वर्क प्लेस एक्सपोजर कहते हैं, ऑक्यूपेशनल इलनेस। ठीक, चलिए नवा क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्यूपेशनल डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्यूपेशनल डिजीज है। ऑक्यूपेशन समझ में आ रहा है ना, जहां व्यवसाय, जहां आप काम करते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया, ठीक है, सॉरी आपसे नहीं, किसी से कहा गया कि एक ऐसे जगह काम कर रहा है जो सब्जी मंडी है, वहां से बहुत बड़े भर भर के आलू के बोरे उतारने हैं, जहां पे उतार रहा है पूरा धूल मिट्टी उड़ रहा है, फिर भी जा रहा है, फिर ट्रक से उतार के ला रहा है, अब वो धूल मिट्टी उसके अंदर जा रहा है, ठीक है, उसके डस्ट, उसके पार्टिकल उसके लंग्स में जा रहे हैं, तो उससे जो बीमारियां होगा वही कहलाता है ऑक्यूपेशनल डिजीज। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्यूपेशनल डिजीज है, सिलिकोसिस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस, ठीक है, सिलिकोसिस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, अर्थराइटिस। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सिलिकोसिस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन या फिर अर्थराइटिस। बहुत अच्छा, वेरी गुड, इसका करेक्ट आंसर होगा सिलिकोसिस। तो ए राइट आंसर है 9 का, ध्यान रखिए 9 का करेक्ट आंसर ए वाला है। क्लियर, चलिए बहुत अच्छा, ए राइट आंसर है, ध्यान, सिलिकोसिस। देखिए सिलिकोसिस क्या होता है, ये सब क्या है, ये सब डस्ट होते हैं, क्या होता है, डस्ट, धूल, ये सब क्या है, डस्ट, जिसको धूल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए कोई व्यक्ति जहां पे काम कर रहा है ऐसी जगह पे जहां धूल बहुत उड़ रहे हैं, तो इसके मुंह के रास्ते, नाक के रास्ते धीरे धीरे उसके लंग्स तक पहुंच जाएंगे, देख पा रहे हैं उसके लंग्स के मतलब एलोली तक पहुंच चुके हैं। अब वहां पे डस्ट पहुंच के जो इन्फेक्शन हो रहा है वही ऑक्यूपेशनल डिजीज होता है। तो किस तरह की बीमारियां हो सकती है, सिलिकोसिस की टाइप की बीमारियां, ओके, जहां पे धूल मिट्टी वो अपने साथ से लेता है, उसके लंग्स तक पहुंच जाते हैं, फेफड़ों तक, जिससे उसको बीमार हो जाता है। ठीक, चलिए तो ए राइट आंसर 9 का, ध्यान रखिएगा। 10वां है फार्मासिस्ट कैन प्रिवेंट ऑक्यूपेशनल इलनेस बाई, फार्मासिस्ट कैन प्रिवेंट, फार्मासिस्ट रोक सकते हैं जो ऑक्यूपेशनल बीमारियां हैं, जो व्यावसायिक बीमारियां हैं उसको रोक सकते हैं फार्मासिस्ट। बताइए किसके द्वारा, प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन, मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करके, एजुकेटिंग वर्कर अबाउट सेफ्टी मेजर्स, जो वर्कर काम करते हैं उन्हें शिक्षित करके, उन्हें सेफ्टी मेजर्स को बता करके, सुरक्षित चीजों को बता करके, परफॉर्मिंग सर्जरी को परफॉर्म करके, लेबोरेटरी टेस्ट को करके। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, जो वर्कर काम करते हैं उनको शिक्षित करके, उन्हें बता करके कि अगर आप धूल वाला सामान कर रहे हैं तो मुंह को बांध लीजिए अच्छे तरीके से, हाथ को हाइजीन रखिए, जब भी कुछ खाइए तो हाथ को प्रॉपर हाइजीन करके खाइए, ध्यान देके खाइए, सारी चीजों को कौन गाइड करता है, फार्मासिस्ट। तो बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, 10 तक का उम्मीद करते हैं 10 तक का आपका सभी का सही गया होगा, 10 तक का उम्मीद करते हैं कि आपका 8 9 तो सही गया ही होगा। अगर किसी का ऐसा रहा है कि 3 या 3 से कम, 4 या 4 से कम सही गया है, वो भैया आप अच्छे तरीके से सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 2 और 3 अच्छे से पढ़ डालिए, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर अच्छे से पढ़ डालिए, जिसका 4 या 3 सही गया है, ठीक है, जिसका ऊपर सही जा रहा है अच्छी बात है, जिसका 4 और 3 सही गया है वो अभी अच्छे से फिर से पढ़ डाले, टाइम अभी आपके पास है, लिमिटेड है, ठीक है, वरना फिर बहुत दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ड्यू टू फार्मास्यूटिकल इंक्लूड, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, पर्यावरणीय प्रदूषण ड्यू टू फार्मास्यूटिकल। बताइए फार्मास्यूटिकल के दौरान जो पर्यावरणीय प्रदूषण होता है इसमें क्या शामिल है। फार्मास्यूटिकल्स मतलब जो अबाउट ऑफ ड्रग्स, दवा के बारे में बात करते हैं, तो बताइए फार्मास्यूटिकल्स में जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है इसमें क्या शामिल है। सेफ डिस्पोजल ऑफ मेडिसिन, दवाओं का सही तरीके से निपटान करना, ये शामिल होता है। वैक्सीनेशन शामिल है, हर्बल मेडिसिन का प्रयोग जो करते हैं वो शामिल है, या फिर इम्प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ एक्सपायरी ड्रग, जो एक्सपायर्ड ड्रग होते हैं उनका अगर सही तरीके से निपटान ना किया जाए तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन तो होना ही होना है, ठीक है। जो एक्सपायरी ड्रग होते हैं, ड्रग में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, ठीक है, तो अगर उनका सही निपटान ना किया जाए तो वहां से कुछ गैसें रिलीज होंगी जो हमारे एनवायरमेंट में जाके वो गैसें मिल जाएंगी, हमारे हवा के साथ रिएक्शन करेंगे जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएंगे। तो डी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा 11 का। ओके, 12th क्वेश्चन है कि प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ अनयूज्ड मेडिसिन शुड बी डन बाई, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ अनयूज्ड मेडिसिन, ऐसा मेडिसिन जिसका प्रयोग ना किया गया उसको सही तरीके से निपटान किया गया, शुड बी डन बाई किसके द्वारा करना चाहिए। जो मेडिसिन यूज ना किया गया हो, उसका जरूरत नहीं है, अब उसके निपटान, प्रॉपर डिस्पोजल मतलब प्रॉपर निपटान करना चाहिए, किसके द्वारा।
कैसे करना चाहिए? फ्लशिंग इन द टॉयलेट, मतलब टॉयलेट में ही फ्लश कर दीजिए, या फिर थ्रोइंग इन ओपन डस्टबिन में थ्रो कर दीजिए, फेंक दीजिए। फॉलोइंग बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस, बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस को फॉलो करके इसे डिस्पोज करना है, या बर्निंग एट होम, घर में ही जला देना है। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ अनयूज्ड मेडिसिन शुड बी डन बाई, करेक्ट आंसर होगा सी वाला, ध्यान रखिएगा। फॉलोइंग बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस, जो बायोमेडिकल वेस्ट गाइडलाइंस कहता है उसी को फॉलो करके हम इसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज करेंगे। जो मेडिसिन अनयूज्ड है या तो वापस चला जाएगा या तो डिस्पोजल हो जाएगा, निपटान हो जाएगा। ठीक, तो ब्राह्मणे का सी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि फार्मासिस्ट रोल इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंक्लूड, फार्मासिस्ट जो है एनवायरमेंटल के प्रोटेक्शन में योगदान निभाता है, इसमें क्या शामिल है? फार्मासिस्ट जो है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में योगदान निभाता है, इसमें क्या शामिल है? मैन्युफैक्चरिंग पॉल्यूशन, एजुकेटिंग पेशेंट ऑन प्रॉपर मेडिसिन डिस्पोजल, इग्नोरिंग वेस्ट मैनेजमेंट, प्रमोटिंग सेल्फ मेडिकेशन। पॉल्यूशन को मैन्युफैक्चर, पॉल्यूशन प्रदूषण बनाता है, पेशेंट को एजुकेट करता है, शिक्षित करता है कि प्रॉपर मेडिसिन का कैसे डिस्पोजल किया जाए, निपटान कैसे किया जाए, वेस्ट मैनेजमेंट को इग्नोर करता है, सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट करता है। तो बी राइट आंसर, ध्यान दीजिएगा। एजुकेटिंग पेशेंट, पेशेंट को शिक्षा करता है। फार्मासिस्ट जो होता है एनवायरमेंटल को प्रोटेक्ट करने के लिए उसका जो योगदान है कि वो पेशेंट को शिक्षा करेगा, उसको बताएगा कि मेडिसिन का जो निपटान है वो सही तरीके से करो जिससे हमारा एनवायरमेंट सेफ हो सके। तो बी राइट आंसर 13 का, ध्यान रखिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए क्या होगा। विच गैस इज मेजर एयर पॉल्यूटेंट, विच गैस इज मेजर एयर पॉल्यूटेंट, बताइए कौन सा गैस है जो एयर पॉल्यूटेंट, पॉल्यूटेंट मतलब प्रदूषण फैलाने वाला, वायु प्रदूषण फैलाने वाला, पॉल्यूशन नहीं कह रहा है, पॉल्यूटेंट कह रहा है। बताइए कौन सा ऐसा गैस है जो वायु प्रदूषण फैलाता है? ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। बताइए वो कौन सा गैस है जो वायु प्रदूषण फैलाता है, एयर पॉल्यूटेंट होता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जी हाँ, करेक्ट आंसर यहाँ पे डी वाला होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। फार्मूला ध्यान रखिएगा, CO क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है CO, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, देखते हैं 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। वाटर प्यूरिफिकेशन हेल्प इन रिमूविंग, अगर वाटर को सही तरीके से प्यूरिफाई किया जाए, जैसे आप लोग RO से करते हैं, तो क्या चीज रिमूव करने में मदद करता है? विटामिन को, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मिनरल्स को, या ऑक्सीजन को? बताइए अगर वाटर का प्यूरिफिकेशन हो रहा है तो किस चीज को रिमूव करने में मदद करता है? विटामिन, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मिनरल्स या ऑक्सीजन? बहुत अच्छा, वेरी गुड, बी राइट आंसर है, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक का मतलब वही आपका जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, यही सब जो होते हैं यही तो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, जो बहुत छोटे दिखाई नहीं देते हैं लेकिन हमारे बॉडी में अगर इंटर कर जाएं तो बहुत सारी बीमारियां पैदा करते हैं। तो वाटर का प्यूरिफिकेशन, वाटर को प्यूरिफाइड जरूरी है क्योंकि ये मदद करता है पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को दूर करने में, रिमूव करने में। तो यहाँ 15वें का बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो 15 तक का उम्मीद करते हैं ठीक ठाक रहा ना सबका? चलिए ठीक रहा होगा, अच्छी बात है, सारे क्वेश्चन इजी थे। अब आगे के जो सफर है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर रिड्यूस, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कम करता है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर रिड्यूस कम करता है, बताइए क्या? डिजीज बर्डन एंड हेल्थ केयर कॉस्ट, जो रोगों का बर्डन है और जो हेल्थ केयर प्राइस है उसको कम करता है, पॉपुलेशन को ग्रोथ को कम करता है, इम्यूनिटी को कम करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को कम करता है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर किस चीज को कम करता है? बहुत अच्छा, वेरी गुड, करेक्ट आंसर यहाँ पे ए वाला ही है। ठीक है, जो डिजीज का, रोगों का जो बर्डन है और जो हेल्थ केयर, जो स्वास्थ्य के जो पैसे लगते हैं हॉस्पिटल में, उसको कम करने में मदद करता है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। तो ए राइट आंसर 16 का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर मतलब स्वास्थ्य निवारक। आगे बढ़ते हैं। 17 है कि सीवेज मेनली कंटेन, सीवेज मेनली कंटेन, जो सीवेज होता है, सीवेज मतलब जो गंदगी होती है, ठीक है, उसमें मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? सीवेज मतलब जो गंदगी होता है उसमें मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? इंडस्ट्रियल केमिकल ओनली, सिर्फ इंडस्ट्रियल केमिकल होते हैं खाली? डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, जो घरों से पानी निकलते हैं, टॉयलेट किचन से, वे होते हैं? सॉलिड प्लास्टिक होते हैं, रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं? सीवेज मेनली कंटेन, सीवेज में मुख्य रूप से क्या शामिल होते हैं? ठीक है, सीवेज में मुख्य रूप से क्या शामिल होते हैं? इंडस्ट्रियल केमिकल ओनली, सिर्फ इंडस्ट्रियल केमिकल शामिल होता है जो केमिकल इंडस्ट्री से निकलते हैं।
डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होते हैं जो घरों से, लेटरिन से, बाथरूम से पानी निकलते हैं, किचन से निकलते हैं। सॉलिड प्लास्टिक होते हैं या फिर रेडियो एक्टिव वेस्ट होते हैं, जैसे रेडियो एक्टिव वेस्ट में आपके ऐसे सब्सटेंस जहां से रेडिएशन निकलता है, अल्फा बीटा गामा। तो करेक्ट आंसर 17 का क्या होगा बताइए, सोच के बताइए, सही बताइएगा कि 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए सीवेज मेनली सीवेज में शामिल होते हैं, मुख्य रूप से देखा जाए तो इसमें जो मुख्य रूप से शामिल होते हैं तो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, ठीक है। डोमेस्टिक यहाँ पे पहला भी सही था लेकिन यहाँ ओनली लगा है, सिर्फ इंडस्ट्रियल केमिकल नहीं, सिर्फ थोड़ी होता है। यहाँ पे देखिए डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होते हैं, ठीक है। जो हमारे बाथरूम से, जो किचन से पानी निकलते हैं, गंदे पानी, वो कहीं ना कहीं वाटर पॉल्यूशन का कारण होते हैं। सीवेज मतलब वही गंदगी होता है, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर। ओके, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ बी राइट आंसर है 17 का, ध्यान रखिएगा। अगर यहाँ ओनली ना लगा होता, सिर्फ नहीं लगा होता, तो इंडस्ट्रियल केमिकल्स ये भी सीवेज होता है, लेकिन यहाँ सिर्फ यही लिखा है कि इंडस्ट्रियल केमिकल ओनली, मतलब सिर्फ इंडस्ट्रियल केमिकल, तो गलत हो जाएगा भैया। सिर्फ कैसे, डोमेस्टिक वेस्ट वाटर भी तो होता है, तो बी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। बाकी सॉलिड प्लास्टिक, ये तो सॉलिड प्लास्टिक हो गया, रेडियो एक्टिव वेस्ट हो गया, ये तो अलग हो गए। सीवेज जो गंदगी होती है जिससे हम लोग कूड़ा करकट कहते हैं, फेंक देते हैं, वो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है, ठीक। 18वां क्वेश्चन है कि द मेन पर्पज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इज टू, बताइए जो सीवेज होते हैं, जो गंदगी होती है, इसके उपचार का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। इसके उपचार का, सीवेज के ट्रीटमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों लोग चाहते हैं कि हमेशा ये जो गंदगी है इसको साफ रखा जाए। इंक्रीज वाटर हार्डनेस, जो जल के हार्डनेस है उनको बढ़ाना, स्टोर वेस्ट को स्टोर करना, न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना, हार्मफुल सब्सटेंस, हानिकारक पदार्थ को रिमूव करना। बताइए सीवेज का उपचार क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। वाटर की जो हार्डनेस है, उसकी कठिनाई है, उसको बढ़ाना, स्टोर वेस्ट को स्टोर करना, न्यूट्रिएंट्स को ऐड करना, या फिर हानिकारक पदार्थ को रिमूव करना। बहुत अच्छा, वेरी गुड, डी राइट आंसर है, रिमूव हार्मफुल सब्सटेंसेस, ठीक। 18 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी वाला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 19 क्वेश्चन है कि सॉलिड वेस्ट इंक्लूड, सॉलिड वेस्ट में क्या शामिल है, सॉलिड वेस्ट में क्या शामिल है, ओनली लिक्विड वेस्ट। सॉलिड देखिए, सॉलिड जो है ठोस, ठोस वेस्ट में क्या शामिल है, ओनली लिक्विड वेस्ट शामिल होता है। हाउस होल्ड गार्बेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो घरों की गार्बेज गंदगी होती है, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होते हैं वो शामिल होते हैं। गैसेस वेस्ट होते हैं, या फिर न्यूक्लियर वेस्ट ओनली, सिर्फ न्यूक्लियर वेस्ट होता है। बताइए 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा। बिल्कुल सही, बी वाला होते हैं हाउस होल्ड गार्बेज, जो घरों से गंदगी निकलते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल से जो निकलते हैं, ये सब सॉलिड वेस्ट में आते हैं। ओके, चलिए तो 19 का बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 21 है आपका बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोजल ऑफ बाई, बायोमेडिकल जो वेस्ट होता है इससे प्रॉपर तरीके से निपटान करना चाहिए, किसके द्वारा। बायोमेडिकल मतलब जो अस्पताल में सिरिंज आता है, बोतल आता है, बहुत सारी दवा आती हैं, बहुत सारी चीजें हॉस्पिटल्स में होती हैं, तो बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोजल मतलब प्रॉपर तरीके से निपटान करना चाहिए, किसके द्वारा, और मतलब कब, कहाँ पे। ओपन डंपिंग में, खुले जगह पे, बर्निंग इन ओपन एयर मतलब ओपन एयर में जलाना, इनकिनरेशन, या फिर मिक्सिंग विच सेवेज, गंदगी के साथ मिक्स करके इसको निपटान करिए। करेक्ट आंसर क्या होगा, बायोमेडिकल वेस्ट शुड बी डिस्पोजल ऑफ बाई, बायोमेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करना चाहिए, डिस्पोज मतलब निपटान करना चाहिए। बताइए कहाँ पे, ओपन डंपिंग में। इसका करेक्ट आंसर जो होगा, ध्यान दीजिए, इसका करेक्ट आंसर होगा सी वाला, इनकिनरेशन, ठीक है, सी राइट आंसर। क्यों, क्योंकि बर्निंग इन ओपन एयर, अगर खुले जगह पे जलाएंगे तभी पूरी तरीके से केमिकल निकलेगा, धुआं निकलेगा। ओपन डंपिंग में खुली जगह फेंक देंगे तब तो होगा ही वहां पे पॉल्यूशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। इंक्रीनेशन मतलब होता है जलाना, लेकिन हाई टेम्परेचर पे, बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे जला देना कि जिससे तुरंत ही पूरा साफ हो जाए, ठीक है। इंक्रीनेशन का मतलब आपको कहाँ पढ़ाए थे, याद होगा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ाए थे, जब आपको पढ़ा रहे थे मेथड ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, याद आया। केमिस्ट्री में, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में मेथड ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में बताए थे कि जो आपको पढ़ाए थे, हाँ, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में, कि कोई पार्टिकल सॉलिड है, फिर उसको सुखाएंगे, सुखाने के बाद फिर उसको अच्छे तरीके से पहले तौलेंगे, फिर उसको सुखा लेंगे, फिल्टर छान लेंगे, फिर उसको हाई टेम्परेचर पे जलाएंगे, जिसको हम इग्निशन कहते हैं, ठीक है। वही चीज है इंक्रीनेशन, जिसको हाई टेम्परेचर पे जलाना। ओके, तो सी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा, हाई टेम्परेचर पे जलाना पड़ता है बायोमेडिकल वेस्ट को, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, 25 टोटल क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है, थोड़ा सा और है, आइए देख लेते हैं। इम्प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल मेनली कॉज, इम्प्रॉपर सीवेज डिस्पोजल, अगर सीवेज डिस्पोजल जो गंदगी है उसका सही तरीके से निपटान ना किया जाए तो क्या कारण बन सकता है। सॉइल फर्टिलिटी,
ठीक है, या वाटर पॉल्यूशन या नॉइज पॉल्यूशन या एयर कूलिंग। अगर बताइए सही तरीके से स्वेज को डिस्पोज ना किया जाए, गंदगी को जो गार्बेज कूड़ा करकट है उसका निपटान ना किया जाए, तो किस चीज का कारण बन सकता है? 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, सही तरीके से निपटान नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है बह के कहाँ जाएगा? पानी में। तो वहां पे वाटर पॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन के कारण बन सकता है। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बी वाला होगा, ध्यान दीजिएगा, वाटर पॉल्यूशन। ओके जी, तो अगर सेवेज डिस्पोजल को सही तरीके से निपटान नहीं किया जाता है तो बह के पानी में जाएगा, किसी भी रिवर बॉडीज में जाएगा, तो वो वाटर पॉल्यूशन का कारण बनेगा। बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। ए नहीं होगा, सॉइल फर्टिलिटी पे नहीं असर पड़ेगा लेकिन वाटर पॉल्यूशन पे करेगा। ठीक है, हालांकि सॉइल की फर्टिलिटी पे भी इसका असर पड़ता है, जो उपजाऊ जो खेत होंगे वहां पड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है कहीं से नहीं उगेंगे, लेकिन उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना वाटर पॉल्यूशन होगा। तो इम्प्रॉपर अगर सेवेज डिस्पोजल अगर सही से निपटान ना किया जाए तो वाटर पॉल्यूशन होगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक, चलिए, फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन मेनली अकर ड्यू टू। फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन, सोचिए, फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन, फार्मुलेशन नहीं पॉल्यूशन, जो फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन होते हैं मतलब दवाओं के बारे में बात करें तो उसका जो प्रदूषण होता है मुख्य रूप से पाया जाता है किसके दौरान? प्रॉपर ड्रग डिस्पोजल, सही तरीके से दवाओं का निपटान करते हैं वहां, वैक्सीनेशन में, रिसाइकलिंग मेडिसिन में, या एक्सेसिव ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पोजल। ठीक है, प्रॉपर तरीके से एक्सेसिव ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में दवा बनाई जाती है और बहुत निपटान किया जाता है। बताइए कहाँ पे फार्मास्यूटिकल फार्मुलेशन पाया जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो डी वाले, जहां पे दवाई बहुत ज्यादा बनाई जाती है। एक्सेसिव ड्रग मैन्युफैक्चरिंग एंड डिस्पोजल, और जहां बनाई जाती है वहां निपटान किया जाता है, वहां पे फार्मास्यूटिकल पॉल्यूशन पॉल्यूशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो 22 का डी राइट आंसर है। ठीक, 23 है जो कि आपको सोच के बताना है, एंटीबायोटिक्स इन वाटर बॉडीज में लीड टू। एंटीबायोटिक्स जो आप दवा खाते हैं इन वाटर बॉडीज में लीड टू, अगर वाटर बॉडीज में एंटीबायोटिक्स डाला जाता है तो क्या हो सकता है? क्लीन वाटर, पानी साफ हो जाएगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो जाएंगे, इंक्रीज ऑक्सीजन या फिर रिड्यूस बैक्टीरिया ओनली। सिर्फ बैक्टीरिया कम हो जाएंगे, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस या फिर क्लीन वाटर। करेक्ट आंसर बताइए, एंटीबायोटिक्स इन वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में अगर एंटीबायोटिक्स मिल जाए तो क्या होगा, आप सोच के बताइए। देखिए, करेक्ट आंसर यहां होगा बी वाला, 23 का जो करेक्ट आंसर होगा बी वाला, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये होता है कि अगर आप जो एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, ठीक है, और जो बैक्टीरिया आपके हैं तो बैक्टीरिया वो क्या करेंगे, उस दवा उस एंटीबायोटिक्स के प्रति मतलब प्रतिरोध हो जाएंगे, मतलब उससे लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। ठीक है, उतना असरदार एंटीबायोटिक्स नहीं रह जाएगा। ऐसा एग्जाम्पल समझ लीजिए कि आप एक एंटीबायोटिक कहा गया कि आपसे एजिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक्स कहा गया कि 3 दिन आपको खाना है, आप आज खाए कल नहीं खाए दूसरे दिन बाद 4 दिन बाद खा रहे हैं, तब उसके बाद अगर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो बैक्टीरिया क्या कहूंगा, बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक के फिलहाल रेजिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, उसको उतना फर्क नहीं पड़ेगा उस एंटीबायोटिक का। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, बीमारी और ज्यादा बढ़ता जाता है। क्लियर? तो एंटीबायोटिक्स इन वाटर बॉडीज में लीड टू एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है, बी राइट आंसर है। कि वो बैक्टीरिया जो होगा वो समझ जाएगा, वो किल नहीं होगा पानी में। ठीक है, बैक्टीरिया जान जाएगा कि इस एंटीबायोटिक्स है वो डाला गया था, उसका असर उतना इफेक्टिव नहीं है। ठीक है, और इसके वजह से क्या होगा, वो रेजिस्टेंस होगा, उसके खिलाफ प्रतिरोध होगा, उसे लड़ने की क्षमता आ जाएगी बैक्टीरिया को। इसलिए जब भी कोई एंटीबायोटिक्स वगैरह अगर खाया जाता है तो प्रॉपर डोज प्रॉपर ड्यूरेशन को ध्यान में रखते हुए खाया जाता है। बी राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। 24 है कि एक्सपायरी मेडिसिन शुड बी, जो दवा खराब हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, खराब जो एक्सपायर हो जाती हैं उसको क्या करना चाहिए? बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा कि एक्सपायर मेडिसिन शुड बी, जो दवा एक्सपायर हो जाती हैं वो क्या करना चाहिए? फ्लश इन टॉयलेट, टॉयलेट में फ्लश कर देना चाहिए, थ्रो इन ओपन डस्टबिन, ओपन डस्टबिन में थ्रो करिए, रिटर्न या सेफली डिस्पोज। ठीक है, सेफली डिस्पोज या रिटर्न मतलब प्रॉपर तरीके से रिटर्न वापस कर दीजिए, या फिर डिस्पोज कर दीजिए, या गिवन टू एनिमल, जानवर को दे दीजिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, एक्सपायर मेडिसिन को क्या करना चाहिए? 24 का करेक्ट आंसर यहाँ पे सी वाला होगा, ध्यान दीजिए। या तो वापस कर दीजिए रिटर्न वैक्सीन, जहां से आप जिन मैन्युफैक्चरिंग जहां से आप मंगाए हैं उसको वापस कर सकते हैं, या फिर बहुत सुरक्षित के साथ उसका निपटान कर सकते हैं। ओके, तो सी राइट आंसर 24 का, ध्यान रखिएगा। 25 का करेक्ट आंसर क्या होगा, हार्मोनल ड्रग इन वाटर इफेक्ट। अगर पानी में, नदी में हार्मोनल ड्रग डाला जा रहा है तो ये क्या प्रभावित करेगा? अगर पानी में हार्मोनल ड्रग डाला जा रहा है तो क्या प्रभावित करेगा? एक्योटिक लाइफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, ह्यूमन डाइजेशन, ओनली प्लांट, सॉइल कलर।
एक्वेटिक लाइफ रिप्रोडक्शन का मतलब कि जो समुद्र में रहने वाले जानवर हैं उनके रिप्रोडक्शन में असर डालेगा, ह्यूमन के डाइजेशन में असर डालेगा, सिर्फ प्लांट पे इसका असर पड़ेगा, सॉइल का मिट्टी का कलर चेंज हो जाएगा। हार्मोनल ड्रग, अगर हार्मोनल ड्रग को पानी में डालते हैं तो क्या प्रभावित होगा? बहुत अच्छा, वेरी गुड, ध्यान दीजिएगा। एक्वेटिक लाइफ मतलब कि हो गया पानी में रहने वाले जानवर, जैसे मछली हो गया और बहुत सारे जानवर रहते हैं पानी में, केकड़े वगैरह, तो इनके रिप्रोडक्शन पे इसका असर आएगा। ठीक है, तो 25 का ए राइट आंसर है। अब आपके 25 क्वेश्चन यहाँ भी हो गए। अब आप देखिएगा कि आप किस लेवल पे हैं, आपको एक्चुअल में कितना समझ में आया। अपना मूल्यांकन, अपना एवोल्यूशन आप खुद करिएगा। ठीक है, कितना सही गया उम्मीद करते हैं सभी का। जिसका फिर कह रहे हैं जिसका 5 से कम सही जा रहा है या जिसका 7 से कम सही जा रहा है, भैया उसको बहुत अच्छे से रिवीजन करने की जरूरत है। ठीक है, जिसका 5 या 7 ही खाली सही गया है इतने में 25 क्वेश्चन में, तो अच्छे रिवीजन की जरूरत है। ठीक है, चलिए, तो सारे क्वेश्चन को अच्छे से देखिएगा। 25 क्वेश्चन थे, 25 में से उम्मीद करते हैं सभी का, चलिए अच्छी बात है, 20, 21, 22, 19 ऐसे सही जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, अलग अलग स्टेट के थे, कुछ हम पीवाईक्यू को भी लेके आएंगे और कवर कराएंगे। ऐसे ही सोशल फार्मेसी आपका ऐसे ही निकल जाएगा बहुत आराम से, बस चीजों को देखते रहिए, इजी पेपर आता है, बहुत अच्छा पेपर आएगा। ठीक, चलिए, रात काफी हो गई है।